हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज और फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए प्रीलिम्स का जो फॉर्म आया है 2026 का, है ना, जो 4 फरवरी को इशू किया गया है, उसको कैसे फिल करना है पूरे के पूरे फॉर्म को, वो हम यहाँ पर देखेंगे, है ना। यूआरएन कैसे करना है वो हम पहले ही देख चुके हैं। तो अभी तक अगर आप लोगों ने अपना यूआरएन यानी कि यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है तो उसके लिए मैं यहाँ पर ऊपर आई बटन में जो है वो आपको वीडियो दे रहा हूँ, आप उसको जाके पहले यूआरएन कर लें, क्योंकि पहला स्टेप वही है, यूआरएन करना है, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म का पार्ट है। उसके बाद हम लोग फिर आगे कैसे जो है वो एग्ज़ाम्स के लिए अप्लाई करना है वो यहाँ पर देखेंगे। और मैंने आपको एक चीज़ और भी बताई थी कि यूआरएन को लेकर एक और बड़ा अपडेट है सिग्नेचर को लेकर, ठीक है। पहले जो है वो सिंगल सिग्नेचर अपलोड करना होता था और अब यहाँ पर ट्रिपल सिग्नेचर जो है वो अपलोड करने हैं। तो अगर आप लोगों ने वो अपडेट कर लिया है, अपना सिग्नेचर ट्रिपल सिग्नेचर कर लिया है तो अच्छी बात है। अगर नहीं किया है तो उसका भी मैं वीडियो आपको यहाँ पर ऊपर लिंक में दे रहा हूँ आई बटन में, आप वहाँ से जाके वो अपना वो भी करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अपना यूआरएन कर लीजिए, अगर आपने पहले किया हुआ है अपना सिग्नेचर करेक्ट कर लीजिए और उसके बाद फिर आप लोग हमारे साथ चलिए इस वीडियो में और हम लोग आपको बताते हैं कि पूरा का पूरा जो प्रोसीजर है एग्ज़ाम अप्लाई करने का वो कैसे करना है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर लॉगिन करना है, तो मैं पहले लॉगिन करता हूँ और उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस क्या रहेगा वो आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर मैं मोबाइल नंबर और उस पर OTP लेके लॉगिन कर रहा हूँ, ठीक है। आप के पास और भी ऑप्शंस हैं, आप यूआरएन और उसके पासवर्ड से भी कर सकते हैं और या फिर ईमेल आईडी और पासवर्ड से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अपना मोबाइल नंबर आपको डालना है, उसके बाद यहाँ पर कैप्चा और फिर सेंड OTP। तो जैसे ही आप करेंगे तो आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा, उस OTP को हम लोग यहाँ पर एंटर करेंगे, ठीक है। तो मोबाइल नंबर पे ये इस तरीके से OTP आ चुका है, तो यहाँ पर मैं OTP फिल कर रहा हूँ। उसके बाद फिर से एक बार ये जो कैप्चा यहाँ पर दिया हुआ है ये फिल करना है, वैलिडेट OTP, और हम यहाँ पर पोर्टल में एंटर हो गए, ठीक है। अब इसके बाद हमने यूआरएन तो और जो CAF है दैट इज़ यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन और कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म वो पार्ट पूरा कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। उसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है जो मैंने आपको पिछले वीडियो में कल भी बताया था, वो यही है कि अगर आपने वो ट्रिपल सिग्नेचर अभी तक नहीं अपलोड किए हैं तो उसको आप लोग अपडेट कर लीजिए। उसके लिए आपको करना क्या है, आप सीधे लॉगिन करने के बाद जब यहाँ पर इस पोर्टल पर आएंगे तो यहाँ पर आपको ये दिखाई देगा एडिट और प्रीव्यू योर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। इसके थ्रू जाके आप उसी सिग्नेचर वाले उस पर जा सकते हैं, ठीक है, और वहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। और फिलहाल हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि कैसे इसके आगे का जो प्रोसेस है यानी कि एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो उसके लिए आप यहाँ पर जो ये एग्ज़ामिनेशन वाला टैब है यहाँ पर क्लिक करें। इसमें आपको यहाँ पर एग्ज़ामिनेशन नोटिसेज और अप्लाई फॉर एग्ज़ामिनेशन एंड रिक्रूटमेंट ये दिख रहा है, ठीक है। तो एग्ज़ामिनेशन नोटिसेज जो ये पहला वाला ऑप्शन है, इसके थ्रू तो आप एग्ज़ामिनेशन के जो जो नोटिसेज आए हुए हैं, ठीक है, जैसे अभी सिविल सर्विसेज का और फॉरेस्ट सर्विसेज का जो आया हुआ है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप वहाँ से अगर नोटिस देखना चाहते हैं या वो जो नोटिफिकेशन है वो पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं। अगर आप सीधे सब कुछ देख चुके हैं, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंप्लीट हो चुके हैं, यूआरएन कंप्लीट है, CAF कंप्लीट है, फ़ोटो सिग्नेचर ट्रिपल सिग्नेचर सब कंप्लीट है, तो उसके बाद आप यहाँ से सीधे ये जो अप्लाई फॉर एग्ज़ामिनेशन और रिक्रूटमेंट है यहाँ पर क्लिक करें, ठीक है। इसके बाद आप जैसे ही अप्लाई करेंगे आपको इस तरीके का दिखाई देगा। ये आपको पोस्ट का जो नेम है दैट इज़ सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2026 फॉर सिविल सर्विसेज एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, क्योंकि दोनों का प्रीलिम्स जो है वो एक ही होता है। और 4 फरवरी यानी कि कल से ये एप्लीकेशन ओपन हुआ है और 24 फरवरी, लेकिन ध्यान रखिएगा 24 फरवरी शाम को 6 बजे तक ही ये पोर्टल जो है वो ओपन रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आप इनके नोटिफिकेशन पढ़ना चाहें सिविल सर्विसेज के इंग्लिश और हिंदी में या फिर फॉरेस्ट सर्विसेज के इंग्लिश और हिंदी में, तो आप यहाँ पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इसके लिए अप्लाई करना है तो आप इसके बाद यहाँ पर जो ये अप्लाई का बटन दिया हुआ है इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ से जो है वो फेच की जाएगी, आपकी डिटेल, ठीक है। और यहाँ पर आपको इस तरीके का ये दिखाया जाएगा। यूआरएन तो मैंने पहले ही बताया कि यूआरएन तो आपका जो है वो लॉक्ड है। यूआरएन को चेंज करने का भी वन टाइम ऑप्शन है ना, वो कहाँ से मिलेगा, वो अपडेट माई डेटा में जाके, अगर आपका यूआरएन में कुछ इशू है तो आप यूआरएन में भी जाके अपडेट माई डेटा, है ना, और यहाँ से आप जाके ये अपडेट यूआरएन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी
अगर इसमें हम आगे बात करें तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर जो है वो दिख जाएगा। आप एक एक करके सारे इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर ये व्यू और एडिट का जो बटन है यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये फ़ोटो, लाइव फ़ोटो, सिग्नेचर, वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जैसा कुछ लोगों का मैंने मतलब कमेंट्स पढ़े कि लोग ये कह रहे हैं कि जब आप सिग्नेचर अपलोड कर रहे हैं ट्रिपल सिग्नेचर तो प्रीव्यू में एक ही दिखा रहा है सिग्नेचर। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आप 3 सिग्नेचर अपलोड करेंगे ट्रिपल सिग्नेचर, वही जो वर्टिकल एक के नीचे एक करने हैं, तो वो आपको प्रीव्यू में भी वैसे ही 3 दिखाएगा, ठीक है। तो आप ये चीज़ें यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर कोई इशू है, कोई डाउट है, तो आप उसको व्यू कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, है ना। यहाँ से आप पूरा का पूरा जो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी देख सकते हैं, व्यू और कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म करके। अगर सब कुछ ठीक है तो यहाँ पर ये जो डिक्लेरेशन है इसको एक्सेप्ट करें। अब ये लेकिन जैसे ही मैं इसको अगर डिक्लेयर कर भी रहा हूँ, ठीक है, तो ये जो है लॉक एप्लीकेशन फॉर्म, क्योंकि जब तक ये एप्लीकेशन फॉर्म लॉक नहीं होगा, एप्लीकेशन फॉर्म प्रोफाइल, तब तक हम एग्ज़ाम के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी ये क्यों नहीं हो रहा है, मुझे लगता है कि एक बार शायद ये व्यू और कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म करना पड़ेगा, उसके बाद ये शायद जो बटन है ये एक्टिव होगा। मैं एक बार क्लिक करके देखता हूँ, ठीक है। बाकी तो सब कुछ ठीक ही है। ये लिखा हुआ है कि कैंडिडेट मस्ट व्यू ऑल सब फॉर्म्स एंड डॉक्यूमेंट्स एंड लॉक द कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म प्रोफाइल एंड प्रोसीड, ठीक है। वही लिखा हुआ है कि आपको सब चीज़ें जो है वो चेक करनी है और उसके बाद तभी ये होगा। तो मैं एक बार इसको क्लिक करके देखता हूँ कि या तो इसको करने से होगा या फिर ये सारे एक एक करके इंडिविजुअल क्लिक करके देखना पड़ेगा, तब होगा, ठीक है। चेक करते हैं एक बार। तो इसको अगर मैंने क्लिक किया तो ये सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। ये सारी मेरी इन्फॉर्मेशन है, आप लोगों को भी इस तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी। इसको पूरा नीचे तक स्क्रॉल करें, ठीक है। सिग्नेचर, ये सब कुछ आपको दिखाई देगा। अगर इसमें अब यहाँ पर जब आप ये सब अपना कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म चेक कर रहे हैं तो इसमें अगर कोई भी चीज़ आपकी गलत है, कोई भी अगर डाउट है, कुछ भी चीज़ गलत है, तो उसको आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर नीचे एडिट का बटन दिया हुआ है। यहाँ पर आपको फ़ोटो और सिग्नेचर भी दिखाई देंगे, और ध्यान रखिएगा कि ट्रिपल सिग्नेचर ही दिखाई देंगे, है ना। किसी को ये डाउट हो रहा था कि सिग्नेचर अपलोड कर रहे हैं, इसका मतलब आपका अगर 3 सिग्नेचर अपलोड आप कर रहे हैं और सिंगल सिग्नेचर अगर दिखाई दे रहा है तो दैट मीन्स योर ट्रिपल सिग्नेचर हैज़ नॉट बीन अपलोडेड, ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि सिग्नेचर जब आप वहाँ से फाइल को ब्राउज़ कर रहे हैं ना, जो आपकी सिग्नेचर नाम की फ़ाइल है ट्रिपल सिग्नेचर, जब आप उसको ब्राउज़ कर रहे हैं तो उसके बाद बगल में एक अपडेट का बटन भी है, तो वो अपडेट भी कर लीजिएगा, तभी जाके वो अपडेट हो पाएगा, ठीक है। यहाँ पर वही है कि चेक कर लीजिएगा, कोई अगर डाउट है तो उसको एडिट कर लीजिए, नहीं है तो क्लोज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर उसको क्लोज़ करता हूँ। इसके बाद अभी भी ये बटन जो है वो एक्टिव नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मुझे लगता है कि सारा जो है ये सारे, जिसलिए लिखा गया है यहाँ पर कि कैंडिडेट मस्ट व्यू, मस्ट का मतलब है कि मैंडेटरी है, करना ही पड़ेगा, ऑल सब फॉर्म्स, ठीक है। यानी कि सारे के सारे जो हैं ये एक एक करके क्लिक करने पड़ेंगे, ठीक है। एक करके इनको क्लिक करते हैं फिर, और कोई ऑप्शन है नहीं, है ना। उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है। हाँ, देखिए वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जैसे एक एक करके क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर ये चीज़ आ जाएगी, जैसे ही आप करेंगे तो ये टिक आ जाएगा। इसका मतलब इसको सिस्टम ने रीड कर लिया है कि आप इस चीज़ को व्यू कर चुके हैं। बेसिकली ये इसीलिए किया जा रहा है कि मतलब क्रॉस चेक करने के लिए, कि आपको मजबूर किया जाए कि भाई क्रॉस चेक कर लो, ठीक है। तो आपको यही करना है, सारे बटन्स में व्यू में क्लिक करना है ना, और अच्छे से सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो चेक कर लेना है कि सब कुछ सही है। और जब आप ये सब कुछ कर लेंगे और सारे जितने भी ऑप्शंस हैं, जैसे ही ये सब में व्यूड का टिक आ जाएगा, उसके बाद ये नीचे जो बटन है वो तब एक्टिवेट होगा, ठीक है। मैं सारे कर लेता हूँ एक बार। तो देखिए जैसे ही मैंने सारे के सारे, चाहे यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन में हो या कॉमन एप्लीकेशन में हो या फिर फ़ोटो और सिग्नेचर, ये सारे के सारे जो व्यूज़ थे, मैंने जब यहाँ पर इनको क्लिक करके चेक कर लिया, इसके बाद ये बटन आप देख सकते हैं कि लॉक एप्लीकेशन फॉर्म फाइल एंड प्रोफाइल एंड प्रोसीड, ये बटन अब एक्टिव हो गया है। तो उसके बाद यहाँ पर आप जब तक ये डिक्लेयर नहीं करेंगे तब तक तो ये बटन ओपन होगा नहीं। इसको डिक्लेयर करेंगे, बटन ओपन हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा बटन तभी ओपन होगा जब ये सारे के सारे आप व्यू कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको लॉक करना है, अगर सब कुछ सही है तो लॉक करना है, अगर कुछ भी इशू है तो एडिट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एक बार लॉक हो जाएगा तो फिर ये जो कॉमन एप्लीकेशन वाला पार्ट है वो फॉर दिस एग्ज़ाम, यानी कि जिस एग्ज़ाम के लिए आप अप्लाई करेंगे उसमें वो चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वो आप नेक्स्ट एग्ज़ाम में चेंज कर सकते हैं, बट इस एग्ज़ाम में चेंज नहीं कर पाएंगे। तो लॉक कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म प्रोफाइल एंड प्रोसीड, तो इसको लॉक कर लेना है और फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो इसके बाद लॉक करने के बाद यही आपको यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन या एक वार्निंग आप कह सकते हैं, कॉशन दिया जा रहा है कि आप अपना जो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है CAF है, आर यू श्योर यू वांट टू लॉक, हाँ। और एक बार अगर आप अपना कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म लॉक कर देते हैं तो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, यानी कि URN में जो भी आपने चेंजेस किए हैं,
ठीक है, यूजिंग वन टाइम URN एडिट विल नॉट अपीयर इन दिस फॉर्म, ठीक है, वो इस फॉर्म में अपीयर नहीं होंगे, ठीक है। तो आप इसको एग्री एंड प्रोसीड कर सकते हैं। मतलब वही कहने का मतलब है कि जो इस एग्ज़ाम के लिए आपका डेटा है वो एक तरीके से लॉक हो गया, ठीक है। तो आप इसको फिर एग्री एंड प्रोसीड कर सकते हैं। अगर कोई भी अभी भी चेंज है तो आप प्लीज़ उसको करेक्ट कर लीजिए। दोबारा आपसे यही चीज़ पूछी जा रही है कि डू यू वांट टू लॉक, है ना, तो आप इसको येस कर सकते हैं, ठीक है, आप इसको येस कर लें। अभी आप जैसे ही मैंने इसको करा तो ये आएगा और यहाँ पर आ गया, देखिए योर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सक्सेसफुली लॉग्ड, you can now proceed to fill the necessary details for the civil services preliminary examination for civil services and Indian forest, ठीक है। तो इसको आप ओके कर लें, अब ये लॉक हो चुका है। अब you may become eligible for this by claiming age relaxation as per applicable eligibility criteria, ठीक है। अब ये बेसिकली क्योंकि मैंने जिस हिसाब से अप्लाई किया है ना, जिस एज के हिसाब से मैंने अप्लाई किया है, मैंने OBC के अकॉर्डिंग अप्लाई किया है, मेरी एज भी जो है वो 32 से ज़्यादा है, तो इसलिए वो कह रहा है कि आपको एज रिलैक्सेशन क्लेम करना पड़ेगा। ये जो यहाँ पर डायलॉग बॉक्स है या ये जो ऑप्शन या ये वार्निंग आपको दिख रही है, ये सबके उसमें नहीं दिखाई देगी, ठीक है। जिसके उसमें एज रिलैक्सेशन होगा, मतलब जिसकी 32 से ज़्यादा एज होगी, है ना, जिनके केस में एज रिलैक्सेशन एप्लीकेबल होगा, ये सिर्फ उन्हीं के उसमें दिखाई देगी, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ से मैं आगे बढ़ूँगा, ठीक है। अब ये अच्छा, अभी यहाँ पर भी ये बहुत सारी चीज़ें पूछ रहा है। OBC मतलब कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म आपका यहाँ पर टिक हो चुका है। अब इसके बाद ये पूछ रहा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है, कि सेलेक्ट योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन लेवल, कि आपने डिग्री या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन ऑलरेडी पास्ड हैं या अपीयर्ड और पास्ड हैं, ठीक है। अगर आप अपीयरिंग हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यानी कि अगर आप पास्ड हैं तो आप पास कर सकते हैं। पास करने के बाद ये फिर से आपसे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें पूछ रहा है, ठीक है। अब ये यहाँ पर क्यों पूछ रहा है, ये मुझे मतलब थोड़ा सा बात नहीं समझ में आ रही है, ठीक है। क्योंकि जैसे अब ये बैचलर डिग्री या सर्टिफिकेट, ये तो हम पहले ही अपलोड कर चुके थे आई थिंक, है ना। डिग्री हमने अपलोड करी थी क्या, सर्टिफिकेट अपलोड किया था। अच्छा, डिग्री के लिए ये दोबारा पूछ रहा है। ओके, अब ये देखो यहाँ पर ये फिर से पूरी कहानी पूछ रहा है, ठीक है। तो ये फिर से सब कुछ लंबा यहाँ पर प्रोसीजर है। अब आपको अपनी सेलेक्ट डिग्री इन ग्रेजुएशन, तो अब आपकी डिग्री किस चीज़ में है वो आपको यहाँ पर एंटर करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं सब कुछ एंटर करता हूँ फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। तो डिग्री इन इंजीनियरिंग है मेरे पास, तो मैं वो डालता हूँ। सेलेक्ट फॉर विच एग्ज़ाम, अब आप किस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, वो भी यहाँ पर पूछेगा। सिविल सर्विसेज, फॉरेस्ट सर्विसेज, सिविल सर्विसेज एंड फॉरेस्ट। अच्छा, इसमें एक चीज़ होती है आई थिंक कि अगर जैसे, हाँ, जैसे मान लीजिए ग्रेजुएट इन हिस्ट्री है अगर कोई, तो ग्रेजुएट इन हिस्ट्री जो होगा वो सिर्फ सिविल सर्विसेज में अप्लाई कर सकता है, ठीक है ना। मतलब ये चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपकी एलिजिबिलिटी दोनों एग्ज़ाम्स के लिए, फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए भी और ये सिविल सर्विसेज के लिए अगर होगी, तभी वो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर ग्रेजुएट इन हिस्ट्री डाला है, अगर मैं इसको ग्रेजुएट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या ग्रेजुएट इन इकोनॉमिक्स करता हूँ तब भी वो ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। सिर्फ अगर आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, मतलब जो भी है वो तो खैर आपको एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग पता है कि अगर एग्रीकल्चर की डिग्री है तो आई थिंक दोनों ऑप्शन आएंगे, यस, इंजीनियरिंग में दोनों आएंगे, ठीक है। ये जितने भी यहाँ पर दिए गए हैं ना कि ग्रेजुएट डिग्री विद एटलीस्ट बॉटनी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, एटलीस्ट केमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, तो इन सब के केस में आपको फॉरेस्ट सर्विस भी मिलेगा। ग्रेजुएट इन लिटरेचर ऑफ एनी सब्जेक्ट, लिटरेचर ऑफ एनी लैंग्वेज का मतलब हुआ कि आपने किसी भी भाषा में, जैसे BA वगैरह होता है, ठीक है, तो आपने किस में किया हुआ है ना, तो हिंदी लैंग्वेज वो सब, फिर उसके बाद ऑप्शन वही आएगा, क्योंकि जिसने, अगर आपने किसी ने जैसे किसी लैंग्वेज में BA वगैरह किया है, ठीक है, इंग्लिश में किया है, हिंदी में किया है, तो उस तरीके की चीज़ में यहाँ पर आप ये फॉरेस्ट सर्विस में अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो वही चीज़ है, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, वो चीज़ तो एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अब यहाँ पर आप किस एग्ज़ाम में अप्लाई करना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, सिविल सर्विसेज और फॉरेस्ट सर्विसेज। हैव यू रेड एंड अंडरस्टूड ऑल द रूल्स, ठीक है, अब आपने रूल्स पढ़ लिए हैं। अगर आप इसको नो करते हैं तो क्या होता है, अगर आपने रूल पढ़ लिए हैं तो आप इसको येस करेंगे। डू यू मीट द प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है, आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन है या नहीं है, अगर नहीं है तो फिर क्या होगा, अगर है तो ठीक है, येस है। उसके बाद डिग्री, सर्टिफिकेट, एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, ठीक है, आपकी डिग्री का सर्टिफिकेट नंबर, एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, मतलब आपकी डिग्री का, ठीक है। जो आपको याद होगा हमने URN के टाइम पे अपलोड किया था वो बेसिकली क्लास 10th का था, है ना। यहाँ पर बात हो रही है अब उसकी डिग्री की, ठीक है। डिग्री का सर्टिफिकेट नंबर, एनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर, ये यहाँ पर चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें फिल करनी पड़ेंगी, कोई ऑप्शन नहीं है और, है ना। सब में स्टार मार्क भी लगा हुआ है, सब कुछ मैंडेटरी है, ठीक है। तो ये सब कुछ यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपलोड करते हैं और कोई ऑप्शन तो है नहीं, ठीक है। चलो एक बार मैं अपलोड करता हूँ फटाफट इसको, फिर आगे बढ़ेंगे,
फिर देखते हैं और क्या क्या चीज़ अपलोड करनी पड़ती है। ठीक है, तो मैं ये चीज़ अपलोड कर लेता हूँ फटाफट से, उसके बाद फिर आपसे मिलता हूँ। तो यहाँ पर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो फिल करनी पड़ेगी, ठीक है ना, कि कौन से एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना है। और आपने रूल्स पढ़ लिए हैं, ये सब कुछ चीज़ें आपका डिग्री के बारे में, कि डिग्री का जो आपका रोल नंबर है ना, ये सर्टिफिकेट नंबर कब इशू हुई है, परसेंटेज कितनी है, ठीक है, कौन सी आपकी उसमें डिवीज़न थी, कॉलेज का नाम क्या है, यूनिवर्सिटी का नाम क्या है। कॉलेज का नाम आप मैनुअली एंटर करेंगे, यूनिवर्सिटी के लिए यहाँ पर ड्रॉप डाउन दिया हुआ है, ठीक है। आपका जो इशूइंग अथॉरिटी है उसकी डेजिग्नेशन, उसका फुल एड्रेस, ठीक है। उसके बाद आपको अपनी बैचलर डिग्री या सर्टिफिकेट भी यहाँ पर अपलोड करना है। उसके लिए फाइल नेम वही है, बैचलर_सर्टिफिकेट PDF फॉर्मेट, एंड साइज शुड बी 50 to 300 KB, ठीक है। इसको आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर आप अपलोड कर लेंगे तो ऐसा आ जाएगा। और यहाँ पर एक चीज़ लिखी है, फॉरेन डिग्री इंस्टीट्यूशन एजुकेशनल डिटेल्स। फॉरेन डिग्री इंस्टीट्यूशन एजुकेशन डिटेल्स आर फेच्ड फ्रॉम द कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म टू मेक एनी चेंजेस प्लीज़ फर्स्ट अनलॉक। मतलब ये आपको याद होगा, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में ये था कि आपके पास कहीं फ़ॉरेन की डिग्री तो नहीं है ना, अगर है तो उसकी इन्फॉर्मेशन वहाँ से आपको देनी थी, ठीक है। अब ये सब कुछ आपने कर लिया। इसके बाद डू यू हैव एनी बेसिक क्वालिफिकेशन और हायर क्वालिफिकेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉरेन डिग्री। अगर मतलब कोई वहाँ से कुछ आपका फ़ॉरेन से कुछ है तो आप येस नो कर सकते हैं। वो पहले ही हमने वहाँ पर नो किया हुआ है तो इसलिए यहाँ पर वो आएगा नहीं, ठीक है। इसके बाद डू यू वांट टू क्लेम एज रिलैक्सेशन, ठीक है। अब ये पता नहीं मुझे, मैं ये इस बारे में मतलब नहीं कह सकता कि ये सबके उसमें आएगा या नहीं आएगा। तो ये मैंने यहाँ पर पूरा कर लिया है, ठीक है। तो ये सब कुछ करने के बाद, मतलब ये रिलैक्सेशन वगैरह क्लेम करने के बाद और सब कुछ करने के बाद, और यहाँ पर पहले मैंने आपको बताया था कि मैंने OBC से फिल किया है, बट OBC में एज रिलैक्सेशन क्लेम करने के बाद भी वो मुझे अप्लाई नहीं करने दे रहा था। तो इसलिए मैंने उसको जाके यहाँ पर, क्योंकि ऑप्शन है अनलॉक CAF का, तो मैंने इसको यहाँ से अनलॉक करके जाके वो सारी चीज़ें वहाँ पर चेंज कर दी, क्योंकि पहले भी वो मैंने फिक्शनरी ही भरी हुई थी। मैंने जाके उसको चेंज करके SC कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर फिर एज रिलैक्सेशन क्लेम करने के बाद फिर ये यहाँ पर एज रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट कुछ भी ऐसे ही अपलोड करके ये अब हो गया। अब मैं इसको नेक्स्ट एंड प्रीव्यू कर सकता हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों के केस में ये एप्लीकेबल है तो आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, अगर नहीं है तो फिर आप इस तरीके से अप्लाई नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि एज रिलैक्सेशन क्लेम करने के लिए भी आपको एज रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट चाहिए, ये सब चीज़ें, है ना। फिर इसके बाद आप यहाँ से नेक्स्ट एंड रिव्यू जो है वो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एंड रिव्यू करके देखते हैं इसमें आगे क्या आता है। नेक्स्ट एंड रिव्यू हम करेंगे तो फिर जो मैंने यहाँ पर इंफॉर्मेशन फिल करी है अभी पिछले स्टेप में, वो मुझे यहाँ पर पूरी दिखाई देगी, है ना। उसके बाद उसमें अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो मुझे यहाँ से चेंज करने का मौका का ऑप्शन मिलेगा। अगर नहीं करने हैं तो एडिट कर सकता हूँ, अगर नहीं करने हैं तो नेक्स्ट एंड सबमिट, ठीक है। मैं नेक्स्ट एंड सबमिट करता हूँ। फिर आएगा कि आपको अपना जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स हैं वो सबमिट करनी है, येस, ठीक है। फिर वो सबमिट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट, अब आप आएंगे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए। अब यहाँ पर ये से डिटेल पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स। आपने ये सारी चीज़ें वही है जो पीछे, मतलब पीछे ही ऑलरेडी पूछ चुका है, तो ये यहाँ पर ऑटो फेच कर लिया कि आपने पहले कितने अटैम्प्ट्स दिए हैं प्रीलिम्स में, ठीक है। अगर 1 है, मतलब ये सारी डेटा तो पीछे से ही ले रहा है। तो हैव यू एवर बीन रिकमेंडेड, येस नो, तो आप नो कर सकते हैं अगर रिकमेंडेड नहीं है। अगर है तो फिर आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि इस बार वैसे भी वो ऑप्शन आया है ना कि अब जो IAS IFS पहले से हैं वो पेपर नहीं दे सकते, IPS के लिए भी रेस्ट्रिक्शंस है। तो इस तरीके के लिए ये सारी चीज़ें यहाँ पर पूछ रही है, ठीक है। फिर से कंफर्म कर रहा है, जो भी आप अकॉर्डिंगली फिल कर दीजिएगा। उसके बाद सब कुछ अगर है तो, अच्छा ये इशू वही वाला जो लास्ट ईयर भी हो रहा था, मतलब लास्ट अभी जब हम लोगों ने कुछ दिनों पहले ये URN वगैरह किया था तब भी हो रहा था, अभी फिर से हो रहा है, फिर से लॉग आउट हो गया। तो मैं एक बार इसको वापस से लॉगिन करता हूँ और फिर आगे की प्रोसेस करता हूँ। तो ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का आपको वही डिटेल जो आपने पिछले स्टेप में किया है वो दिखा रहा है। इसके बाद इसको नेक्स्ट एंड सबमिट, ठीक है, येस, फिर ये हो जाएगा। इसके बाद अच्छा, अब ये यहाँ पर मेंस की जो चीज़ें हैं वो पूछेगा आपसे, ठीक है, कि सेलेक्ट लैंग्वेज ऑफ पेपर 1 to 5। 1 to 5 जो पेपर होंगे मेंस में वो आप किस लैंग्वेज में अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। इंग्लिश, हिंदी जो भी है वो आप यहाँ से लिख सकते हैं, आपको सारी लैंग्वेजेस मिल जाएंगी। उसके बाद आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शनल सब्जेक्ट आप कुछ भी सिलेक्ट, मतलब कुछ भी इन द सेंस जो आपका है आप वो सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद पेपर 6 और 7 यानी कि जो ऑप्शनल पेपर है उसकी लैंग्वेज क्या होगी, ठीक है। तो उसकी लैंग्वेज ऑब्वियस सी बात है कि लैंग्वेज मीडियम फॉर ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉर पेपर 6 and 7, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर सिर्फ इंग्लिश ही क्यों आ रहा है, आई डोंट नो। ये मैंने ऊपर इंग्लिश किया इस वजह से क्या, पेपर 1 to 5, ठीक है। अगर मैं
यहाँ पर कुछ और करूँगा, लेट से मैं यहाँ पर अगर हिंदी करूँगा तो ये फिर हिंदी और इंग्लिश दोनों आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको इंग्लिश कर रहा हूँ, अच्छा अगर मैं, मतलब ये है कि अगर मैं ये वाले पेपर इंग्लिश में दे रहा हूँ तो मैं ऑप्शनल पेपर भी इंग्लिश में ही देना पड़ेगा, अनटिल अनलेस वो किसी लैंग्वेज का, मतलब किसी का लिटरेचर हो। ठीक है, लाइक लिटरेचर, अगर मैं इसमें यहाँ पर लिटरेचर ऑफ हिंदी सेलेक्ट करता हूँ तो फिर ऑप्शन हिंदी आएगा, है ना। ठीक है, बाकी अदरवाइज़ अगर आप यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको ऑप्शनल पेपर जो भी होगा, ठीक है, बीट एनी पेपर, वो फिर आपको इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर इसके बाद डू यू हेल फ्रॉम अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, क्योंकि इन लोगों के लिए जो इंडियन लैंग्वेज का पेपर होता है, ठीक है, उनको एग्जाम्शन है। तो आप अगर हैं तो वहाँ से येस करें, नहीं तो नो। अगर अब आप नहीं हैं तो फिर आपको यहाँ से जो इंडियन लैंग्वेज है वो सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, जो भी इंडियन लैंग्वेज आपको आती है, ज़्यादातर को मोस्ट प्रोबेबली हिंदी आती होगी, बट अगर आपकी कोई और लैंग्वेज भी है तो आप वो भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपसे ये भी पूछ रहा है, ठीक है, कि इंटरव्यू के लिए आप क्या चूज़ कर सकते हैं। मतलब जो भी कैंडिडेट मीडियम रिटर्न पार्ट ऑफ द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए जो भी इंडियन लैंग्वेज चूज़ कर रहा है, वो सेम इंडियन लैंग्वेज या फिर इंग्लिश या हिंदी मीडियम ऑफ इंटरव्यू में चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लैंग्वेज ऑफ इंडिया, मतलब यहाँ पर अगर आपने कोई और लैंग्वेज चूज़ की है अदर देन हिंदी, मतलब इंग्लिश का तो यहाँ पर पूछा नहीं जाएगा क्योंकि इंग्लिश तो कंपलसरी पेपर होता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर कोई और लैंग्वेज, मतलब अदर देन हिंदी, अगर कोई और लैंग्वेज चूज़ करते हैं तो आपका जो मीडियम ऑफ लैंग्वेज ऑफ ये होगा पर्सनैलिटी टेस्ट। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, अगर लेट से मैं यहाँ पर असमी कर दूँ तो यहाँ पर आप असमी, हिंदी या इंग्लिश ये चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली आप कोई भी और भाषा, लेट से बंगाली अगर आप करते हैं तो बंगाली में फिर आपका ये ऑप्शन आएगा। अगर आप हिंदी करेंगे तो फिर आपके पास ऑप्शन रहेगा आइदर हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, जिसमें भी आप अपना इंटरव्यू देना चाहें। इसके बाद आप सिविल सर्विसेज का सेंटर चूज़ करेंगे मेंस के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये मेंस के लिए सेंटर पूछ रहा है, तो मेंस के लिए जब आप यहाँ पर सेंटर चूज़ करेंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं, जो भी आपका नियरेस्ट होगा वही चूज़ कीजिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद लिखा गया है कि इट इज़ क्लैरिफाइड दैट द बिलो ऑर्डर ऑफ सर्विसेज डज नॉट रिफ्लेक्ट। अच्छा, यहाँ पर ये जो सर्विस का वो होता है, सर्विस प्रेफरेंस, वो भी यहाँ पर ये पूछ रहा है। ठीक है, तो सारी की सारी सर्विस प्रेफरेंस आप अपने अकॉर्डिंग भरिएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें वही है कि अगर आप जिस सर्विस को चूज़ नहीं करेंगे, मतलब जिसमें आप अपनी प्रेफरेंस नहीं देंगे, ठीक है, नॉट ऑप्टेड अगर आप कर लेंगे तो फिर उसमें आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये बात का ध्यान रखिएगा। और यही लिखा गया है कि बिलो ऑर्डर ऑफ सर्विसेज डज नॉट रिफ्लेक्ट देयर रिलेटिव इंपॉर्टेंस इन द आइज ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब यहाँ पर जैसे ये आईएएस पहले में लिखा गया है ना, फॉरेन सर्विसेज फिर लिखा गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार इनको इसी ऑर्डर में प्रेफरेंस देती है। ठीक है, कैंडिडेट्स जो हैं वो अपना खुद का डिस्क्रिशन यूज़ करें प्रेफरेंस इंडिकेट करते समय। ठीक है, इसके बाद यही लिखा गया है कि कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू मैंडेटरीली इंडिकेट ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ओनली फॉर दोज सर्विसेज participating in the civil services examination for the year for which he or she is interested to be allocated to। ठीक है, कि मतलब आप सिर्फ उन्हीं प्रेफरेंसेस को यहाँ पर ऑप्ट करें जिसमें आप एलोकेट होने के लिए इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, क्योंकि एक बार आपकी जो सर्विस की प्रेफरेंसेस हैं ये चेंज नहीं होंगी। और इन केस प्रेफरेंस फॉर नन ऑफ द सर्विसेज इज इंडिकेटेड द कैंडिडेट विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर सर्विस एलोकेशन। अगर आप यहाँ पर कुछ भी चूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, तो आप फिर भले ही आप क्लियर हो जाएंगे लेकिन आप सर्विसेज के लिए चूज़ नहीं किए जाएंगे। ठीक है, एंड सर्विसेज विच आर नॉट ऑप्टेड, नॉट रिक्वायर्ड टू बी ऑप्टेड हैव बीन शोन एज नॉट ऑप्टेड। ठीक है, जो आप चूज़ नहीं करते हैं तो फिर वो नॉट ऑप्टेड दिखाई जाएंगी। और यहाँ पर ये भी लिखा गया है कि जो भी कैंडिडेट आईपीएस, ठीक है, अपॉइंटेड हु इज़ अपॉइंटेड टू द इंडियन पुलिस सर्विस ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ अर्लियर एग्जामिनेशन एंड कंटिन्यूज टू बी अ मेंबर ऑफ दैट सर्विस शैल नॉट बी एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर आईपीएस इन द सिविल सर्विसेज 2026। यानी कि जिसने पहले से आईपीएस जिसको अलॉट हुआ है और अगर वो इस बार का पेपर देते हैं और वो अभी भी सर्विस में बने हुए हैं आईपीएस की, तो वो आईपीएस यहाँ पर पोस्ट चूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर से यही कह रहा है कि आपने ये चीज़ें जो है वो पढ़ ली हैं। कैंडिडेट रेस्ट्रिक्टेड एज पैरा 3(5) रेस्ट्रिक्शन अप्लाइंग फॉर, ये वही जो उसमें भी दिया है नोटिफिकेशन में। ठीक है, तो आपने इसको पढ़ लिया, येस करें। उसके बाद जो भी आपकी सर्विस प्रेफरेंसेस हैं, ठीक है, 23 सर्विसेज यहाँ पर दी गई हैं, इनको बड़े ध्यान से आप लोग जो है वो देखिएगा। ठीक है, और अपने हिसाब से यहाँ पर सर्विस चूज़ कर लीजिएगा। प्रेफरेंस 1, 2 ऐसे ही कुछ भी लगा देते हैं इसमें हम तो, है ना, क्योंकि मेरा तो कुछ है नहीं। 2, 3, 4, ठीक है। आप चाहें तो इसको 2 भी कर सकते हैं, मतलब इसको, एक मिनट, इसको
मैं कुछ भी, मैं तो ऐसे ही रैंडमली कुछ भी डाल देता हूँ, ठीक है। ऐसे करके आप कर लें। बाकी नॉट ऑप्टेड अगर आप नहीं भी करेंगे तो वो अपने आप ही नॉट ऑप्टेड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से ये डिक्लेरेशन रीड कर लेना है, ठीक है, कि अपीयर इन सिविल सर्विस प्रीवियस ईयर्स, दैट आई हैव अपीयर्ड इन सिविल सर्विसेज इन प्रीवियस ईयर्स एंड दैट आई हैव नॉट जॉइंड और बीन अपॉइंटेड टू एनी सिविल सर्विसेज, ठीक है, कि आपने पहले पेपर दिया है लेकिन आप ने कोई भी सर्विस में आप अपॉइंट नहीं हुए हैं, ज्वाइन नहीं हुए हैं, और आप प्रीवियस एग्ज़ाम के हिसाब से कोई भी पोस्ट या अपॉइंटमेंट होल्ड नहीं कर रहे हैं, और कोई भी अगर गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। इसके बाद नेक्स्ट एंड रिव्यू, इसमें अच्छा यहाँ पर वही चीज़ है कि आपको ये सारे के सारे जो भी आप नहीं करते हैं उसको नॉट ऑप्टेड आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे करके जो भी प्रेफरेंस आपको देनी है वो आप दें, और बाकी में सब में नॉट ऑप्टेड कर दें। आप जितनी चाहें आप सारी प्रेफरेंस चाहें सारी भी दे सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। ऑर्डर भी आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बाकी आप इसमें ऐसे करते जाएं और सबको जो भी बाकी नहीं चूज़ करनी है उनको नॉट ऑप्टेड कर दें, ठीक है। क्योंकि जब आप सारी की सारी नॉट ऑप्टेड करेंगे तभी आप देख सकते हैं कि बॉक्स ग्रीन होंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एंड रिव्यू। अब इसके बाद आप यहाँ से जो भी आपने इन्फॉर्मेशन ये अभी फिल की है वो सब आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। सब कुछ देख पाएंगे, और अगर कुछ करेक्शन करना है तो यहाँ से वो भी कर सकते। तो ये सब कुछ करने के बाद अगर कुछ एडिट करना है तो एडिट कर लीजिएगा, नहीं करना है तो लॉक इन सबमिट, ठीक है। इसके बाद ये सबमिट हो जाएगा। इसके बाद सोशल इकोनॉमिक क्वेश्चनर फॉर्म, भाई मतलब फॉर्म बनाए हो कि क्या बनाए हो समझ में आ रहा ही है क्या है अभी तो पता नहीं कितना और भरना है भाई। ये तो मतलब एग्ज़ाम की तैयारी करना अपने आप में एक अलग टास्क है, और ये फॉर्म भरना अपने आप में एक अलग टास्क है, ठीक है। हालांकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, मेरी आज बात भी हो रही थी बच्चों से, कि अगर आपने यूआरएन कर रखा है तो हार्डली आई थिंक 5 मिनट या 10 मिनट का काम होगा, बट ये तो पता नहीं मतलब क्या चाह रहे हैं, आई डोंट नो, ठीक है। प्लेस ऑफ बर्थ, ये सब चीज़ें तो पूछी हुई हैं, ये फिर से दोबारा क्यों पूछ रहे हैं पता नहीं। प्लेस वेयर यू हैड मोस्ट ऑफ योर स्कूल एजुकेशन, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, प्लेस ऑफ स्टे ऑफ फादर गार्डियन आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट, पता नहीं ये सब कुछ भरना पड़ेगा भाई, ठीक है। सब कुछ भरें कि आपका प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ पर है, ठीक है, ये सब कुछ भरें। सोशल कैटेगरी भी पूछ रहे हैं, मतलब जिसको कहते हैं ना ये वो सेंसस, ये सेंसस भी यहीं पर करवा ले रहे हैं ये मतलब ज़बरदस्त फॉर्म बनाया भाई यूपीएससी ने, ठीक है। ये सेंसस भी यहीं करवा ले रहे हैं भाई फॉर्म के अंदर ही, ठीक है, कि आप कहाँ पर रहते हो, है ना, शहर में रहते हो, गांव में रहते हो, कहाँ रहते हो, सब सब भरवा लेंगे सब, ठीक है। सब बढ़िया है। प्लेस ऑफ रेसिडेंस मोस्ट ऑफ द टाइम आफ्टर कंप्लीटिंग हायर एजुकेशन, 10th कंप्लीट करने के बाद आप कहाँ पर रहे हो ज़्यादातर। प्लेस ऑफ स्टे ऑफ फादर और गार्डियन इन मोस्ट ऑफ द टाइम ड्यूरिंग द लास्ट 15 ईयर्स, की पिछले 15 सालों में आपके फादर कहाँ पर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट योर प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ स्कूलिंग, प्लेस ऑफ कॉलेज, एम्प्लॉयमेंट, योर फादर, डू यू कंसिडर योर बैकग्राउंड एज रूरल और अर्बन, ठीक है। आपका बैकग्राउंड क्या है, रूरल है, अर्बन है, ठीक है। अर्बन एरिया की डेफिनेशन भी दी हुई है सेंसस के हिसाब से, मैं वही कह रहा हूँ सेंसस भी पूरा यहीं पर करवा ले रहे हैं लोग, है ना। तो उसके बाद मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट स्कूल लेवल, इंग्लिश में पढ़ा है, हिंदी में पढ़ा है, रीजनल लैंग्वेज अदर्स जो भी है सब भरें भाई सब, ठीक है। मीडियम इंस्ट्रक्शन एट कॉलेज लेवल, टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन, आपने प्राइवेट स्कूल से पढ़ा है, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा है, पब्लिक स्कूल से पढ़ा है, क्या है, मिशनरी है, ठीक है। सब सब कुछ यहाँ पर भरना है। कॉलेज लेवल पे क्या था, प्राइवेट कॉलेज, है ना, गवर्नमेंट कॉलेज, यूनिवर्सिटी क्या थी, सब, ठीक है। एकेडमिक डिसिप्लिन, प्लीज़ मेंशन द एकेडमिक डिसिप्लिन, अब ये कितनी बार पूछेंगे पता नहीं, पूछ चुके हैं सब कुछ, ठीक है। ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट सब बताना है, ठीक है। एम फिल, अब एम फिल और ये कहाँ से लाएंगे, अच्छा ये है नहीं, ठीक है, मतलब सिर्फ ग्रेजुएशन मैंडेटरी है, अगर उसके आगे कुछ है तो और फिल करें, नहीं है तो छोड़ दें, ठीक है। इसके बाद ग्रेजुएट लेवल में आपने कौन सा एग्ज़ाम पास किया है, सब्जेक्ट ऑप्टेड एंड परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑप्टेंड इन यूनिवर्सिटी और एजुकेशनल एग्जामिनेशन, ग्रेड ऑफ मार्क्स में प्लीज़ बी कन्वर्टेड एज मैंशनड इन दी मार्कशीट। अच्छा, ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन पास्ड, मेन सब्जेक्ट्स, ग्रेजुएशन में आपके मेन सब्जेक्ट्स कौन कौन से थे, ठीक है। जो भी मेन सब्जेक्ट थे वो यहाँ पर आप लिख दें, ठीक है। मतलब ये क्या चाह रहे हैं मुझे तो समझ में ही नहीं आ रही बात, ठीक है। अभी ये पीछे लिखवाया है सब कुछ है, फिर से लिखवाएंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन को अगर मैं हटाऊँ, कुछ ऑप्शन है हटाने का, इसको हटा भी नहीं सकते अब, ठीक है। मतलब जो भी है अब आप सही से भरिएगा इसको, ठीक है। ये पूरी यहाँ पर वही मतलब आधा सेंसस का काम ये भी कर ले रहे हैं, ठीक है।
क्योंकि सेंसस होनी है ना इस बार, तो आधा काम ये यूपीएससी वाले भी सेंसस का यहीं पर कर ले रहे हैं। बहुत बढ़िया है, ठीक है, बहुत बढ़िया है। तो ये सब करें, प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस जो भी है, अनएम्प्लॉयड स्टूडेंट है ना, सब कुछ फिल करें। हैव यू बी एवर बीन सिलेक्टेड, ये तो आपने पहले ही कर लिया है। पर्टिकुलर्स ऑफ द कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट फाइनली क्वालिफाइड बाई यू, आपने कौन कौन सा एग्ज़ाम जो है वो अभी तक क्वालिफाई किया है वो भी पूछेंगे, ठीक है। सिविल सर्विस, इंजीनियरिंग सर्विसेज, और यूपीएससी के ही नहीं, यूपीएससी के बाहर के भी, ठीक है। एसएससी का एग्ज़ाम, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बैंक पीओ, बैंक क्लर्क, पीएसयू, प्राइवेट, सब सब मतलब जो भी आपने अभी तक फिल किया है, अगर कुछ भी आपने अभी तक फिल किया है कि जिसको आपने अभी तक क्वालिफाई किया हो, वो आप यहाँ से सेलेक्ट करें। सिविल सर्विसेज के को प्रेफर करने का क्या रीज़न है, ठीक है। बेटर पे, बेटर सर्विस कंडीशन, है ना, जो भी है सब कुछ आप यहाँ से फिल करें अपने अकॉर्डिंग। मतलब ये पूरा का पूरा जो पहले से डेफ होता था ना, ये पूरा वही है, ठीक है। प्रेस्टीज, सोशल स्टेटस, है ना, सब कुछ सब कुछ सब, ठीक है। बैकग्राउंड ऑफ योर पेरेंट्स, अब वाह, यही यही मैं चाह रहा था कि ये पेरेंट्स वाला क्यों नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है। पेरेंट्स का बैकग्राउंड भी, ठीक है, कि पेरेंट्स की आपकी क्या वो है, ठीक है। पेरेंट्स की आपकी पूरी इसमें डिटेल बतानी है, फादर की, मदर की, सब बताना है सब, ठीक है। प्रोफेशन ऑफ योर फादर, प्रोफेशन ऑफ योर मदर, फादर अगर रिटायर्ड हैं तो रिटायर्ड, ठीक है। मदर का प्रोफेशन क्या है, इसमें हाउस वाइफ भी है ना, ये सब चीज़ें वैसे पहले भरी हुई हैं। आई डोंट नो ये दोबारा सब कुछ क्यों पूछ रहे हैं, ठीक है। फादर की एनुअल टोटल इनकम, ठीक है। मदर की आप कुछ भी, मतलब वही जो भी है वो सब कुछ अब लिखना तो पड़ेगा ही, क्या कर सकते हैं, ठीक है। वो सब भरना है। सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, अच्छा सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई, यूपीएससी की वेबसाइट से, जहाँ से भी आई। कोचिंग इंस्टीट्यूट अटेंडेड, वाह, ये भी पूछ रहे हैं, वाह, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। मतलब इस बार यूपीएससी ने हद पार कर रखी है, ठीक है। कोचिंग अटेंडेड भी पूछ रहे हैं कि आपने प्रीलिम्स के लिए कहाँ कोचिंग कर रहे हैं, करी है, ठीक है। मेंस के लिए कहाँ कर रहे हैं या करी है, ठीक है। कोचिंग इंस्टीट्यूट अटेंडेड फॉर पर्सनैलिटी टेस्ट, वाह। अगर नॉट अटेंडेड कर दें भाई, हमने नहीं करा, हम तो सेल्फ अटेस्टेड, सेल्फ स्टडी वाले हैं, है ना। ये सब कुछ करें। प्रीवियस अटेम्प्ट यहाँ पर दिया है, ऑप्शनल आपका हो गया। इसके बाद सजेशंस भी दे सकते हैं आप, है ना। टू द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन रिगार्ड टू सिलेबस, एग्जामिनेशन सिस्टम, पर्सनैलिटी टेस्ट, अब अपने सजेशंस भी यहाँ पर दे सकते हैं, वाह, ठीक है। यहाँ पर ये भी है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया, ऑप्शनल सब्जेक्ट इन प्रीवियस, अगर आपने पहले का भी मेंस का पेपर दिया तो उसमें आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था, ठीक है। वेदर ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑप्टेड बाय यू इन द प्रेजेंट इज सेम और डिफरेंट, कि आपने जो चीज़ कॉलेज में पढ़ी है, यूनिवर्सिटी में पढ़ी है, वही सेम सब्जेक्ट आप यहाँ पर चूज़ कर रहे हैं या कुछ अलग चूज़ कर रहे हैं, वो सब आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब लिखना ही पड़ेगा, सेम सब्जेक्ट डिफरेंट सब्जेक्ट, ठीक है। अब डिफरेंट सब्जेक्ट क्यों चूज़ कर रहे हैं ये भी पूछेगा वो, है ना, कि जनरल इंटरेस्ट है या क्या है, मतलब हद मचा रखी है, हद, ठीक है। सजेशंस भी मैंडेटरी हैं क्या, नहीं, क्या चीज़ मैंडेटरी है अभी, अच्छा ये क्या है, ये नंबर ऑफ़ टाइम्स क्वालिफाइड, ठीक है। इसको आप यहाँ से ये करें, नेक्स्ट। अभी कुछ और भी बच रहा है, ये नंबर ऑफ़ टाइम्स क्वालिफाइड, ये, ठीक है। ऐसे करके सब कुछ भरते जाएं, नेक्स्ट, ये सब कुछ आ जाएगा। ये क्या आएगा, अब ये पूरी कहानी आएगी जो आपने लिखी है ऊपर, ठीक है। प्रीव्यू, यस, ये हो गया, यस। अब इसके बाद डिक्लेरेशन, अब लास्ट में जाके पूछ रहा है प्रीलिम्स का सेंटर, कि प्रीलिम्स का सेंटर आपको कहाँ चाहिए। प्रीलिम्स का सेंटर यहाँ पर फिल कीजिए, फिर ये पूरी जो पॉलिसी डिस्क्लोजर है इसको पूरा पढ़िए, ठीक है। कि एज़ पर द पॉलिसी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट फॉर इंक्रीजिंग द एक्सेस ऑफ अनएम्प्लॉयड टू जॉब अपॉर्चुनिटीज़, ये वही वाली पॉलिसी है जो वो है प्रतिभा सेतु वाली, आई थिंक, है ना, है ना, हाँ, ये वही चीज़ है कि आप अपना जो डेटा है वो डिस्क्लोज़ करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, येस नो यहाँ सेलेक्ट कर लें। इसके बाद इसका पूरा डिक्लेरेशन कि सारी इन्फॉर्मेशन सही है, ये वो सब कुछ पढ़ लें, नेक्स्ट एंड रिव्यू कर लें, नेक्स्ट एंड सबमिट कर लें, आई हैव रेड द डिक्लेरेशन करें। और फ़ीस अगर आपको सबमिट करनी है तो आपको फ़ीस का ऑप्शन भी आएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने तो उसमें भरा है एससी में, तो फ़ीस का उसमें नहीं आएगा। अब ये डिटेल जो है वो पूरी इसके अपने सिस्टम में अपडेट हो रहा है इनके, और उसके बाद जैसे ही आप कर पाएंगे तो ये हो जाएगा कंप्लीट, और आपका एप्लीकेशन नंबर जो है वो भी यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर दिख जाएगा, और उसके बाद आप ओके कर सकते हैं। तो फाइनली ये सब कुछ यहाँ पर हो गया। और सर्वे इन्फॉर्मेशन, अभी सर्वे भी पूछ रहा है कि प्लीज़ हेल्प अस अंडरस्टैंड योर सिविल सर्विसेज एंड फॉरेस्ट सर्विसेज एग्जाम्स सेंटर प्रेफरेंस बाय कंप्लीटिंग दिस ब्रीफ सर्वे, डिड यू गेट प्रिफर्ड सर्विसेज एग्ज़ाम सेंटर। अभी मैं अभी कैसे बताऊँगा भाई, सर्वे को बंद कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया। इस तरीके से आपका पूरा जो फॉर्म है वो यहाँ पर आ जाएगा, अपलोडेड फ़ोटो, लाइव फ़ोटो, सारी पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिरी तक की,
है ना, सब कुछ यहाँ पर दिया गया है, सब कुछ ठीक है। बस तो इसके बाद ये आपका फाइनल फॉर्म हो गया है। इसको आप जाके माई एप्लीकेशंस में चेक कर सकते हैं, ठीक है। माई एप्लीकेशंस में आपका फॉर्म आ जाएगा, जिस डेट पर आपने अप्लाई किया वो आ जाएगा। यहाँ से आप उसको देख सकते हैं और सेव करके रख सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ये पूरा एक बड़ा ही मैं कहूँगा कि कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस बनाया हुआ है ना। और सारी चीज़ों को बड़े ध्यान से भरिएगा, क्योंकि मतलब पढ़ाई की तैयारी करना और सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी करना वो अपने आप में मतलब वो एक तरफ है, और ये फॉर्म को फिल करना ये अपने आप में एक अलग टास्क है, ठीक है। मतलब अगर आप पूरा प्रोसेस यूआरएन से लेकर फॉर्म भरने तक अगर एक ही साथ कर रहे हैं तो मैं ये कहूँगा कि कम से कम 4-5 घंटे का टाइम अपने पास रखिए, सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखिए, ठीक है। अच्छा इंटरनेट कनेक्शन रखिए, और एक बात जो और आपको बहुत ज़रूरी चाहिए होगी वो है पेशेंस, धैर्य, ठीक है। धैर्य ज़रूर रखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत लंबा समय ज़रूर लगेगा, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो को हम लोग इतना ही रखते हैं, और अगर कोई भी डाउट आपको होता है तो आप हमारा जो नंबर है, ठीक है, 9150449990, जो आपको यहाँ पर नीचे भी दिख रहा है, इस नंबर पर अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो व्हाट्सएप के थ्रू आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू।